20 सब्जियों वाली खिचड़ी। सुमन को अपने परिवार वालों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर ही उन लोगों की सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करती और उनकी पसंद का सारा खाना बनाकर रख दिया करती। आज के दिन भी उसने उन सब लोगों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया हुआ था। जैसे ही उसकी सास खिचड़ी देखती हैं तो गुस्सा करते हुए कहने लगती हैं, सुमन बहू, तुझे मुझसे कोई परेशानी है क्या? तूने सब लोगों के लिए तो उनकी पसंद का खाना बनाया है। रोहन के लिए पालक पनीर बनाया है और सुनैना के लिए तूने पाव भाजी बनाई है, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ पर खिचड़ी लेकर आ गई है। तुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अपनी पसंद का खाना खाएंगे और मैं खिचड़ी खाऊंगी? माँ जी, मैं जो भी कर रही हूँ आपकी सेहत के लिए तो कर रही हूँ। आप जानती हैं कि आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। अगर आप ज्यादा बाहर का खाना खाएंगी या फिर थोड़ा भी ज्यादा तेल मसाला खाएंगी तो आपकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो और डॉक्टर ने आपको सादा खाना और खिचड़ी खाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। तो तू ये कहना चाहती है बहू कि अगर मैं ये खिचड़ी खाऊंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? अरे, मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन खिचड़ी खाने के बाद मैं पागल जरूर हो जाऊंगी। इस खिचड़ी में सिर्फ नमक और पानी के अलावा कुछ नहीं होता है। इससे तो अच्छा होता है कि तू मुझे पानी के अंदर चावल, दाल, नमक और पानी घोलकर दे दिया कर। कुंती ये बोलकर अब गुस्से में बिना खाना खाए वहां से अपने कमरे में उठकर चली जाती है और ये सब कुछ देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और सुनैना उसे चुप करवाते हुए कहती है, भाभी, आप क्यों रो रही हो? आप तो उन लोगों का भला ही चाह रही थी ना। आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि माँ जी को बाहर का खाना मना है। आप तो उनके भले के लिए कर रही थी जो भी कर रही थी। ये बात मैं समझती हूँ सुनैना, और तुम भी समझती हो, लेकिन ये बात माँ जी को समझ में क्यों नहीं आती? मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और अब मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाती हूँ और देसी घी का तड़का भी लगाती हूँ ताकि उन्हें स्वाद पसंद आए, लेकिन फिर भी वो जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए। आज नहीं तो कल माँ को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और उसके बाद वो खुद आपसे माफी मांगेंगी। बस उन्हें थोड़ा सा समय दे दीजिए। बस एक बार किसी भी तरह माँ जी की तबीयत ठीक हो जाए और उसके बाद मैं माँ जी को वो सारी पसंद का खाना बनाकर खिलाया करूंगी जो कि उन्हें अच्छा लगता है। सुमन खुद भी थोड़ा बहुत खाना खाती है क्योंकि उसका ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसकी सास भूखी थी। रात को सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं कि तभी कुंती आधी रात को जागती है और रसोई में बचा हुआ खाना निकाल कर खाने लगती है। तभी वहां पर उसका पति राघव आ जाता है और कहता है, कुंती, ये क्या कर रही हो? सुमन बहू तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती है, तुम्हारे लिए स्पेशल खिचड़ी बनाकर रखती है और तुम आधी रात को उसकी मेहनत पर पानी फेर रही हो। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कुछ खाने की? अगर कुछ दिन खिचड़ी खा लोगी तो मर नहीं जाओगी। तुम पर अगर रोज इसी तरह से अपने स्वाद को लगाम नहीं दोगी तो जरूर बीमार पड़ जाओगी। अब सारा दिन तो बहू मेरे सर पर चढ़कर भांगड़ा करती रहती है, लेकिन कम से कम अब आप तो शांत हो जाइए। अरे, अगर एक इंसान अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता तो फिर वो क्या ही करेगा? ठीक है, जो करना है करो। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर वो तुमसे सख्ती से बर्ताव कर रही थी तो वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही थी। राघव ये बोलकर अब अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और कुंती तब भी अपनी मर्जी से ही खाना खाती है। सुबह जब राघव ये बात सब लोगों को बता देता है तो अब सुमन उसके लिए खिचड़ी बनाना बंद कर देती है और कुंती वही सब खाया करती जो सब लोग खाया करते। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमन उसे जगाने के लिए जाती है तो कुंती को तेज बुखार हो गया था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर में डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कुंती का चेकअप करने के बाद कहते हैं, जी देखिए, हमने पहले ही आपको बोला था कि कुंती जी को ज्यादा तेल मसाला देना मना है। उन्हें जितना हो सके पोषक खाना खिलाएं। लगता है इन्होंने बिल्कुल भी पोषक खाना नहीं खाया, तभी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, हम तो माँ जी को समझा कर थक गए, लेकिन वो हमारी सुनने को राजी नहीं है और अपनी मनमानी करती रहती हैं। अब ये कोई छोटी बच्ची तो है नहीं ना जिन्हें जबरदस्ती अपनी पसंद का खाना खिला दें। अगर इनका ध्यान रखना है तो फिर जो मैंने बोला है वही कीजिए। बाकी अगर अपनी मनमानी करते रहेंगे तो फिर मैं डॉक्टर होकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बस समझा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो चाहें, क्योंकि डॉक्टर का काम तो एक अच्छा कंसल्टेशन देना होता है और मैं वो दे रहा हूँ। डॉक्टर ये बोलकर अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है।
वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास की तबीयत बिल्कुल भी खराब हो। ऐसे ही सुमन बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अपनी पड़ोसन के साथ सब्जियां लेने के लिए जाती है और अपनी पड़ोसन को सब कुछ बता देती है। बस इतनी सी तो बात है ना सुमन, तू इतनी क्यों परेशान हो रही है? तेरी सास को खिचड़ी खाना अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि किसी को भी खिचड़ी खाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे उसमें कोई स्वाद होता है क्या? सादी खिचड़ी वैसे भी बुरी लगती है और नमक वाली और पानी वाली खिचड़ी तो खाई भी नहीं जाती। तो उन्हें खिचड़ी किसी ऐसे तरीके से क्यों नहीं खिलाती जो कि उन्हें अच्छी भी लगे? ऐसा कौन सा तरीका होता है? पोषक चीज भी कभी स्वादिष्ट हो सकती है क्या? तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूं जो मेरी सास खिचड़ी खा ले और ज्यादा उन्हें बुरा भी ना लगे। तू उन्हें सब्जियों वाली खिचड़ी खिला। अगर सब्जी वाली खिचड़ी खाएंगी तो वो पोषक भी होगी और उनकी सेहत को नुकसान भी नहीं करेगी और उसमें स्वाद भी होगा, क्योंकि उसके अंदर कई सारी सब्जियां होंगी। तो उस खिचड़ी के अंदर वो सारी सब्जियां डाल जो कि तेरी सास को अच्छी लगती है। उसके बाद तेरी सास चाहकर भी वो खिचड़ी खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। सुमन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो पहले से ही सब्जी बाजार के अंदर मौजूद थी और वो बहुत सारी अपनी सास की पसंद की सब्जियां लेकर आ जाती है और सब लोगों के लिए खिचड़ी बनाती है। आज उसने किसी के लिए भी कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, बल्कि पूरे परिवार के लिए खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी देर में खाना टेबल पर सज जाता है और उसकी ननद सुनैना कहती है, आज खाने के टेबल पर बर्तन कम क्यों नजर आ रहे भाभी? आपने सब लोगों के लिए कुछ बनाया है क्या? आज मैंने सब लोगों के लिए 20 सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाई है, क्योंकि जब माँ जी हेल्दी खा सकती है तो हम क्यों नहीं खा सकते? हमें भी तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है ना। ये बात सुनने के बाद कुंती हैरान रह जाती है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और अगर तुम लोग भी खिचड़ी खाओगे तो मुझे भी खिचड़ी खाने में कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, ये सब कुछ मैं आपके लिए तो कर रही हूँ। अगर घर के बाकी लोग भी हेल्दी खाना खाएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से इस घर में सब्जियों वाली खिचड़ी बना करेगी, जो कि स्वादिष्ट भी होगी और अच्छी भी होगी। पर बहू, खिचड़ी भी कभी स्वादिष्ट होती है क्या? पिताजी, आप एक बार खाकर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खिचड़ी जरूर पसंद आएगी। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है और पड़ोसन से रेसिपी भी ली है। ये पोषक भी और स्वादिष्ट भी। अब से हम हफ्ते में 2-3 बार खिचड़ी खाया करेंगे और कभी कभी मैं मजे के लिए कम तेल वाला वो खाना बना दिया करूंगी जो माँ जी को पसंद है, ताकि माँ जी का भी स्वाद खराब ना हो। अब सारे परिवार वाले जैसे ही खिचड़ी खाकर देखते हैं तो उन्हें उस खिचड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। और रोहन कहता है, सच में भाभी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हम जो भी सब्जी के बारे में सोच सकते हैं वो इसमें, और ये कितनी ज्यादा रंगीन लग रही है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये बनाई। इस तरह सबकी तारीफें सुनने के बाद सुमन को काफी अच्छा लगता है। साथ ही अब सभी लोग सुमन की तारीफ करने के साथ साथ हेल्दी खाना भी खाने लगते हैं। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है।
तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे, इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो, बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ, मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं? दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच
कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।